वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो कि 12 अक्टूबर को है, अब आज 20 तारीख हो गई है। आपके पास अब देखेंगे 22 दिन है, तो 22 में एक दिन पेपर ही है, एक दिन आप जाओगे, 20 दिन बचे हुए हैं, अभी दशहरा वगैरह भी। तो जितना ज़्यादा हो सके अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। तो साइंस पूरी जो एक एक टॉपिक है उनके सवालों को हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सामने स्क्रीन पे आपके पहला सवाल, और पेपर देखिए जिस डायनामिक पैटर्न पे चल रहा है, तो पेपर को हल्के में मत लीजिए, अपनी तैयारी को पूरा 360 डिग्री लेके कवर करके चलिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इनको एक एक सिलेबस के पॉइंट को कवर करके आपको चलना होगा, क्योंकि PYQ से आप देखेंगे 15 से 20% सवाल हैं भाई, मान लीजिए, है ना। और 150 में आप देखते हैं करंट अफेयर्स, अगर बजट अगर इन सबको मिला दे तो 30 सवाल तक लगभग आ जाते हैं, और ये 5 बढ़ भी सकते हैं, 35 तक भी आ जाते हैं कभी, है ना। तो करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड मत करिए, और पिछले 1 साल का करंट पढ़िए जिस हिसाब से अब एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है। 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, तभी सेफ आप रह सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के पहला सवाल देख लेते हैं कौन सा सही है। कह रहा है प्रकाशी तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है। सिलिका से बने पतले बेलनकार ट्यूब होते हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, और देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑप्टिकल फाइबर। इसमें यानी जो प्रकाशी तंतु होते हैं इसमें प्रकाश ऊर्जा का कोई नुकसान भी नहीं होता है। और प्रकाशी तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली में ऊर्जा की खपत बेहद ज़्यादा होती है, यानी एनर्जी कंजम्पशन जो होती है काफ़ी हाई होती है ऑप्टिकल फाइबर में। और प्रकाशी तंतु जो है विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं फ्री होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन जो होता है ना ऑप्टिकल फाइबर में, ये बहुत ज़्यादा लो होता है, तभी तो वो वर्क करता है अच्छे से। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है, हाई नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। रोस्टर स्कैन का उपयोग कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम को इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से प्रक्षेपित करते हैं। और रामन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से निकलता है तो प्रकाश की प्रकृति परिवर्तित भी हो जाती है। और दृश्य प्रकाश, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जिसे मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है, यानी विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे, कहेंगे सर पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो रमन प्रभाव है इसके अनुसार अगर हम देखें तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी नहीं पारदर्शी माध्यम से निकलता है, किससे? पारदर्शी माध्यम से निकलता है, तो परिवर्तित होता है, ठीक है। यानी याद रखना आपको यहाँ पारदर्शी होना चाहिए, और इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि ओपेक मीडियम। बाकी ठीक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा ह्यूमन ईयर जो है बहुत सेंसिटिव होता है 1000 से 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच, और ह्यूमन आइज मोस्ट सेंसिटिव होती है येलो और ग्रीन कलर के लिए। और हमारे कानों द्वारा सुनी गई जो ध्वनि का प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क में 1/12 सेकंड में पहुंच जाता है। और दृष्टि की दृढ़ता का अर्थ है कि जब कोई छवि रेटिना पर बनती है तो वह 1 सेकंड के 1/16वें हिस्से तक मानव मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमारे कान में 1/12 सेकंड में, ये गलत है, क्योंकि हमारे कानों द्वारा जो सुनी गई ध्वनि हो मस्तिष्क में 1/10 सेकंड में पहुँच जाती है ना। बाकी ये सही है, 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 4 को ध्यान से पढ़ लीजिए, सही बताना है कौन सा है। आपको नहीं आता है तो मैं आंसर बताऊँगा, तब आप लर्न कर लीजिएगा। अभी आता है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए आप सही उत्तर दे रहे हैं या नहीं। कह रहा है व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल the ray of light is reflected from the interface and comes back into the same medium. This phenomenon is called total internal reflection. यानी जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, कौन सा कोण? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश की जो किरण है अंतरफलक से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी मायोपिया है अगर कह रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा। हाइपरोपिया है इसके लिए वो कॉन्केव लेंसेज यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर सिर्फ पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि किसी को भी अगर निकट दृष्टि दोष है
तो वो अवतल लेंस यूज़ करता है। कौन सा लेंस यूज़ करता है? अवतल। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज़ करा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें से सही बताना है कौन सा है आपको। तो सबसे पहले कह रहा है जो क्रूड ऑयल है, यानी कच्चा तेल वगैरह, क्रूड आयरन है, कच्चा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल, ये सब पिघलने पर आयतन में सिकुड़ जाते हैं और इस प्रकार के ठोस पदार्थ अपने द्रव में तैरते हैं। और एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग स्वचालित इंजनों में एंटीफ्रीज के रूप में करते हैं। और जब एथिलीन ग्लाइकोल को पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजन जम नहीं पाते हैं। तो एथिल ग्लाइकोल कह रहे हैं जब मिक्स करते हैं पानी में तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप करंट अफेयर्स, टेस्ट, जो भी चीज़ें क्विज इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे अंतिम समय में यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपी पीसीएस की शानदार आपको 55 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 499 में आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी 25 टेस्ट मिलेंगे आपको। करंट अफेयर्स भी पूरे साल का, बजट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन के लिए वीडियो और साथ ही में नोट्स, ये सब मिल जाएगा आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मात्र 499 में। तो चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 में आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा ब्लैक होल की बात कर रहा है। कृष्ण छिद्र सीमित घनत्व का एक द्रव्यमान से भरा पिंड है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में असमर्थता के कारण अदृश्य है, यानी अ मास फील्ड बॉडी है ऑफ फाइनाइट डेंसिटी विच इज इनविजिबल ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ब्लैक होल की, सो स्ट्रॉन्ग दैट नो मैटर नॉट इवन लाइट इज एबल टू एस्केप फ्रॉम एयर। और ब्लैक होल कैन नॉट बी सीन थ्रू टेलीस्कोप ड्यू टू देयर लिमिटेड डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप कहेंगे सर सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण छिद्र जो है असीमित घनत्व है इसका, है ना। इसका कैसा है? असीमित घनत्व है, यानी इसकी डेंसिटी जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, पहली बात, इसलिए ये गलत था। तीसरा वाला क्यों गलत है भाई? तीसरे में कृष्ण छिद्र जो है उसको उनके असीमित घनत्व और प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यानी यहाँ असीमित होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। इनकरेक्ट बताना है, गलत की पहचान करनी है यहाँ पे, कौन सा गलत होगा। यदि जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जल में अशुद्धियों को मिलाने से सामान्यतः उसका गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, शोरा आदि मिलाने में बर्फ का गलनांक 0 से घटकर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? यहाँ पे आप देखेंगे गलत आपको यही दिखेगा, 7th का सी वाला। क्यों? क्योंकि जो 0 से डिग्री 20 नहीं घटेगा ये, अगर शोरा मिलाएंगे अब 22 तक होगा ये। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पर तो बर्फ़ पिघलने लगेगी, है ना, याद रखिएगा इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा एयर कंडीशन में कंप्रेस्ड गैस का उपयोग किया जाता है जो कमरे या अन्य जगहों को ठंडा करता है। गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी और कम तापमान की आवश्यकता होती है। और थर्मोसेस के उपयोग किए जाने वाले कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थों को गर्म करा जाता है, यानी बेवरेजेस आर केप्ट हॉट बाय अप्लाइंग अ सिल्वर प्लेटिंग ऑन द ग्लास और स्टील यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है, तो गलत कहेंगे कोई नहीं है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में अब आपको सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। प्रेशर कुकर जैसे खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट उष्मा के कुछ अलग हैं, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरा, मनुष्य में पसीने का मुख्य जो उपयोग है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, यानी मेन यूज जो स्वेट का है ह्यूमन इज टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। और शरीर की सतह से स्वेदन के माध्यम से पानी की हानि वातावरण के तापमान और वातावरण की आर्द्रता दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे कम अंडर कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन आती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में इनमें से, तो सबसे पहले गामा रेज, एक्सरेज, यूवी रेज, ये तीनों ही श्रेणी में आ जाएंगी। ठीक है, तीनों ही आ जाती हैं इसके अंतर्गत। एक सेकंड इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रकार की कह रहा पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत से सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी यूवी रेज इज मोस्ट इफेक्टेड बाय ओजोन लेयर। तो ए, बी, सी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कौन सा, यूवी रेज सी विकिरण, है ना, ये सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर से अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको याद रखना, पूछने के चांसेस हैं इसके। अगले में देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको सही की पहचान करनी, ध्यान से पढ़ लो स्टेटमेंट को। कह रहा फ्लोरेसेंस ट्यूब जो है इसमें निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जेनॉन या नियॉन गैस भरती जाती है।
है ना। कौन कौन सी गैस बढ़ते हैं, ऑर्गन, जेनॉन और नियॉन। और कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड का जो है एक ऐसा डायोड है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रदीप्ति उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। और CFL में पारा वाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जिसे लैंप के अंदर फॉस्फोरस कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट बताना है कह रहा है इसमें, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव पर किसी चालक द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अधिकतम जो तापमान है 135 केल्विन है भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर। और अधिकतम ऊष्मा वाला चालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें पारा, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्सीजन होता है। और परम शून्य तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर अटेनेबल बाय अ कंडक्टर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 133 केल्विन, ठीक है। तो ये गलत था। क्वेश्चन 14 में आपको सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही होगा, कह रहा बिजली और गरज के साथ तूफान के दौरान पैदा होने वाली बिजली में बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है जिससे वर्षों तक आग लगने की संभावना बनी रहती है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। और जर्मेनियम के एक चतु संयोजक तत्व है, जर्मेनियम इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बर्न्ड कोल, जो जले हुए कोयले से निकाला जाता है जर्मेनियम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में कौन सा सही होगा आपका, कह रहा है मेसॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय हिडेकी युकावा। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत हंस बेथे ने किया। और धातुओं पर फोटोग्राफी की खोज जोसेफ निप्से ने की। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। देखो यार 10-10 करो, 15-15 करो, 20-20 करो, जैसे जैसे कर पाओ कर लो, क्योंकि लर्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो काम होगा ही नहीं। अगर तैयारी अच्छी करनी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत होगा। कह रहा सोलर वाटर पंप जो होते हैं एक इलेक्ट्रिक पंप होते हैं इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय वन और मोर फोटोवोल्टिक पैनल, ठीक। और सोलर वाटर पंप में सोलर एनर्जी यूज़ करी जाती है बाय बोथ सरफेस पंप एंड सबमर्सिबल पंप। दिस पंप ऑल्सो यूज सोलर एनर्जी फॉर सेंट्रीफ्यूगल एंड पिस्टन पंप। फिर वहीं बात कर रहा सोलर सेल की और फोटोवोल्टिक सेल की, इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू PVC यानी फोटोवोल्टिक सेल। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। यहाँ 17 में कौन सा सही होगा, परमाणु बम का जो सिद्धांत है परमाणु संलयन पर आधारित है, यानी जो एटॉमिक बम है इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो हाइड्रोजन बम है ये बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन पे। वर्तमान में विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग परमाणु चिकित्सा के रूप में नैदानिक एवं चिकित्सा उपचार में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर सिर्फ सी सही है, क्योंकि जो एटॉमिक बम है, कौन एटॉमिक बम, ये काम करता है न्यूक्लियर फिजन पे, हाइड्रोजन बम काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और ये पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं, कई बार पूछे भी हैं। तो एटॉमिक बम जो होता है फिजन पे काम करता है, हाइड्रोजन बम जो होता है ये फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में भी इनकरेक्ट की पहचान कर लो। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका, कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ जो अल्फा कण, बीटा कण, गामा ये उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा गामा। और यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में करते हैं। कैडमियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, इसलिए यह परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल और साधारण जल का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। हैवी वाटर एंड ऑर्डिनरी वाटर आर यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है, तो गलत आप कहेंगे कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 19 में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ गलत होगा। फैदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र जल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है, फैदोमीटर से। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। और रेडियोमीटर नामक यंत्र से विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट जो है यह मापते हैं अल्टीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, अल्टीमीटर के द्वारा। और वहीं फैदोमीटर जो होती है समुद्र की गहराई नापती है, डेप्थ ऑफ ओशन, ये फैदोमीटर नापता है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें गलत कौन सा है आपका, है ना, इनकरेक्ट बताना है। कह रहा किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिमान है
तो एक सीधी रेखा में चलते रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाएगा, यानी इनर्शिया कहा जाएगा, है ना। और साधारण मशीन किसी व्यक्ति को कम बल का उपयोग करके समान मात्रा में काम करने में मदद कर देगी। और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करेगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करेगी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यही वाला गलत है, क्योंकि जो मशीन है एक्सट्रैक्ट करती बटर फ्रॉम मिल्क, ये सेंट्रीफ्यूगल पे काम करती है ना। किस पे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, या हिंदी में अगर कहें तो इस हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? अपकेंद्रीय बल। क्या बोल देंगे? अपकेंद्रीय, है ना, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ भाई। 21 में आपको सही की पहचान करनी है। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा था। और केवी फ्रिस को मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए 1973 में चिकित्सा में नोबेल दिया गया। और विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट डॉर्फ का संबंध खगोल विज्ञान से है। व्हाइट डॉर्फ इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपको तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें मैचिंग करनी होगी आपको। जैसे जॉन गुटेनबर्ग, विलियम कॉर्नोट, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर बेन, और ये उनके इन्वेंशंस हैं, कौन से सही होंगे। जैसे जॉन गुटेनबर्ग की बात करें, इन्हें प्रिंटिंग प्रेस की जो है वो स्थापना करी है। और विलियम कॉर्नोट की बात करें, एक्सरे की स्थापना करी है। और माइकल फेराडे की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका डायनामो, अलेक्जेंडर बेन फैक्स मशीन, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से एक बार, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत घर्षण और स्नेहन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन और अनुप्रयोग किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत सूक्ष्म कणों की गति और उनकी परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। और साइटोट्रॉन का उपकरण है जो कृत्रिम जलवायु उत्पन्न करता है। साइटोट्रॉन इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस आर्टिफिशियल क्लाइमेट। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? आसान है, पहला गलत है। क्रायोजेनिक नहीं, इसको ट्राई बायोलॉजी बोला जाता है ना। ट्राई बायोलॉजी ये प्रोसेस है रिलेटेड टू फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन आर स्टडीड अंडर ट्राई बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया आपका सिर्फ पहला वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सही की पहचान करनी है आपको, यहाँ पे कौन सा सही होगा तो ध्यान से देखिए। लेज़र का अर्थ विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। और आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण बैगनी, जामुनी और नीले रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन है, क्योंकि प्रकाश की बैगनी तरंग नीली रंग की तुलना में कम प्रकीर्णित होती है। यानी कह रहा है कलर जो है हमें स्काई का ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि मिनिमम स्कैटरिंग होती है वायलेट, पर्पल और ब्लू कलर की, बिकॉज वायलेट वेव्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड लेस देन ब्लू। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो कलर है स्काई का हमें ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि मैक्सिमम स्कैटरिंग जो होती है, किसकी? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम स्कैटरिंग जो है वो होती है वायलेट, पर्पल एंड ब्लू, बिकॉज वायलेट वेव ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड देन मोर ब्लू वेव। यहाँ मैक्सिमम कर लो बस, ठीक है। और यहाँ लेस की जगह क्या हो जाएगा? मोर, ये होना चाहिए था बस। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट कौन सा होगा। कह रहा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में गिराए गए बम फैट मैन में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का उपयोग था। और जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम का यूज़ करा। और ऐसी परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं वो ट्रैकियन कहलाते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप कहेंगे सर पहला गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा सिर्फ सही, यानी 1 और 2 गलत हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जापान के जो नागासाकी में गिराया गया था बम फैटमैन, उसमें इन लोगों ने यूज़ करा था प्लूटोनियम, यूरेनियम नहीं। यूरेनियम यूज़ करा था इसमें लिटिल बॉय में। यूरेनियम किस में यूज़ करा था? लिटिल बॉय में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करा जाता है। तो इनमें से 3D प्रिंटिंग का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? चॉकलेट, कैंडी आदि के निर्माण में, कार के पार्ट्स के निर्माण में, चेहरे की पुनर्निर्माण में, कंप्यूटर पार्ट्स के निर्माण में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3D प्रिंटिंग है, ये हम चारों ही में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 27 देख लीजिए। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा आपको सही दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को पढ़ भी सकते हो। शुष्क बर्फ जो है मूलतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कह रहा ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 होती है। जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीन को हटाकर रोग मुक्त किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा है, कह रहा है अदिश राशि का उदाहरण नहीं है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड में नहीं है पूछ रहे हैं ना, तो आसान है, बता लोगे आप। तो सबसे पहले देखो, एक तो वेलोसिटी ये स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स भी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर नहीं है, मतलब ये वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन भी चाहिए इसको भाई, है ना, और इस मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तीनों ही चाहिए होगी, तो ये स्केलर नहीं है, ये दोनों आपकी स्केलर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29, इसमें आपको सही बताना है भाई, कौन सा सही होगा। कह रहे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, मास एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ईंधन कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाउड स्पीकर में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और जनित्र में जनित्र मतलब जनरेटर की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाउड स्पीकर में तो भाई अपने क्या करा, विद्युत ऊर्जा दी, वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है ना, ध्वनि ऊर्जा विद्युत में थोड़ी होगी। चलो 30 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में सही कौन सा होगा ये आपको बताना है। कह रहा है भौतिकी की वह शाखा जिसमें बल लगाने या विस्थापित होने पर पिंडों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, गतिकी कहलाता है ना, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ बॉडीज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फॉर दे आर डिस्प्लेस इज स्टडीज मतलब स्टडी इज कॉल्ड काइनेमेटिक। और किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल है, उस वस्तु का भार कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न बनाया जा सकता, न नष्ट किया जा सकता है, और किसी पदार्थ के परिमाण को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रोसेस को ना काइनेमेटिक नहीं मैकेनिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिक्स या यांत्रिकी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 31 देख लो, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। ये भौतिक राशि, ये इकाई एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्वरण इकाई मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति वर्ग सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर स्क्वायर सेकंड, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे 1 2 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। देखिए जड़त्व आघूर्ण होता है किलोग्राम वर्ग मीटर, क्या होता है, किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है, ये नहीं लगेगा, किलोग्राम स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इनकरेक्ट या गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूट्रॉन ने प्रतिपादित किया था। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट वॉज प्रोपाउंडेड बाय इजाक न्यूटन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रतिपादित किया। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया, और विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने दिया। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं है, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 33 देख लो, यहाँ पे आपको करेक्ट या सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, और किसी परमाणु का परमाणु भार लगभग उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, और किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी संख्या का योग उस परमाणु के परमाणु संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, अगर सही इसकी पहचान करिए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एटम इज मास नंबर, ये गलत है। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 2 सही होगा, ठीक है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और सिर्फ अगर जिसमें प्रोटॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर है नंबर प्रोटॉन, तो उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इक्वल होते हैं। चलो क्वेश्चन 34 में आपको करेक्ट की पहचान करना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। कह रहा है गीजर काउंटर एक प्रकार का कण डिटेक्टर है जिसे गीजर मूलर काउंटर के नाम से जानते हैं, और गीजर काउंटर का जो उपयोग है आयनीकरण विकिरण को मापने के लिए करते हैं, और गीजर काउंटर द्वारा परमाणु विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं, 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो कौन इसका उदाहरण नहीं था। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन, मेल्टिंग ऑफ आइस, दूध का जमना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो केमिकल चेंज का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन सोडियम क्लोराइड के फिजिकल चेंज है, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन ये आपका भी कैसा है, केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल है, क्योंकि ये सब वापस परिवर्तित हो सकते हैं, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 को देख लो, सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही है। कह रहा है वह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित होता है वो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड गैस में। और कपूर, नफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थों को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। और पार्श्वीकरण जो है तरल खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की एक विधि है। इस प्रक्रिया से दूध में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं पैस्चराइजेशन से। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 37 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। सोडियम पानी से हल्का होने के कारण यह पानी में तैरता है। सोडियम बीइंग लाइटर देन वाटर इट फ्लोर। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोग्राफी में अनिवार्य रूप से किया जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोग्राफी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का नहीं करते हैं। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राई सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित माचिस की डिब्बियाँ बनाने के लिए पाइन की लकड़ी की जो छड़ी हैं उनके सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का पाउडर और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। किस पे, माचिस की जो डिब्बी होती है, मैच बॉक्स होता है जो। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि दूसरा गलत है इसलिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, टू मेक सेफ्टी मैच बॉक्सेस है ना, सुरक्षित माचिस की डिब्बियाँ नहीं, सुरक्षित माचिस बनाने के लिए टू मेक सेफ्टी मैचेस होना चाहिए था यहाँ, ठीक है, बॉक्सेस में नहीं, तीलियों में लगेगा ना। चलो क्वेश्चन 39 में आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत की पहचान करनी कौन सा है। कह रहा है जो सॉलिड CO2 है उसको ड्राई स्नो बोला जाता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे ही द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस से में, है ना, व्हेन हीटेड, है ना, कन्वर्टेड लिक्विड नहीं, गैस हो जाएगा व्हेन हीटेड। चलो इसमें क्वेश्चन 40 में आ जाओ, इसमें आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। यहाँ पे सिंपल सवाल है। लिथियम सबसे हल्की और ठोस धातु है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु और सबसे सघन है, यानी हैवीएस्ट और डेंसेस्ट है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण एक कठोर धातु है और इसके निम्न गलनांक के कारण यह एक तन्य धातु है, यानी नाइक्रोम इज हार्ड मेटल बिकॉज इट इज नॉन ब्रिटल एंड डक्टाइल मेटल बिकॉज ऑफ इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा, आप देखेंगे तो 3 वाला ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है हार्ड मेटल होता है, ठीक है ये बात, बट इट इज़ नॉन ब्रिटल, ये भी सही है, और डक्टाइल मेटल है, ये भी सही है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 41 पे आ जाइए, यहाँ पे इनकरेक्ट की बात करते हैं, कौन सा इनकरेक्ट है। सोडियम वेपर लैम्प्स आर ऑफन यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, है ना, सोडियम वास्प लैम्प का यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट में। कास्ट आयरन कठोर होता है लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला नहीं होता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकतर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, किसमें, लाइमस्टोन में। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे यही तीसरा देखेंगे आप, गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा गलत है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं। क्वेश्चन 42, इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। फेरस सल्फेट का उपयोग मोहर नामक उद्योग और स्याही बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग और अग्निशमन उपकरण में करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में करते हैं। और मोनोजाइट थोरियम, लैंथनम और सेरियम का मिश्रण है। मोनोजाइट इज अ मिक्सचर ऑफ थोरियम, लैंथनम एंड सेरियम। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा गलत है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग टूथपेस्ट, ये नहीं होगा, हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, है ना, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक यानी कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चिली सॉल्ट पीटर जो है किसको कहा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर किसको कहते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ा हुआ है यार, ये सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं, सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में न्यूनतम कार्बन % होता है, तो
कंसिस्ट मिनिमम कार्बन परसेंट, लिग्नाइट, सब बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट। सबसे कम कोल परसेंट किस में होगा इसमें से? तो सबसे कम देखिए होता है आपके लिग्नाइट में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया कोल होता है एंथ्रेसाइट, यहाँ ये मानिए 85% से ज़्यादा होता है इसमें। क्वेश्चन 45 में आ जाइए, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। अमोनिया इज यूज इन टीयर गैस यूज टू डिस्पर्स क्राउड, यानी भीड़ को तितर बितर करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंसू गैस में अमोनिया का उपयोग होता है। क्रिप्टन गैस जो हवा से भारी होती है स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें या दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला तीसरा सही होगा। क्रिप्टन विच इज़ हैवियर देन एयर इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, ये गलत है सिर्फ। और गलत होने का कारण क्या है? गलत होने का कारण ये है, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं हम लोग किसको? जेनॉन गैस। क्या होना चाहिए? जेनॉन गैस, जो कि हैवी होती है एयर से। स्ट्रेंजर गैस कहलाती है जेनॉन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है। कांच का रंग गहरा नीला बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट का उपयोग होता है। कांच का रंग हरा बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग होता है। कांच का रंग नारंगी लाल बनाने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। और कांच का रंग मोर नीला बनाने के लिए कॉपर सॉल्ट का उपयोग होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 46 में आप देखेंगे पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलो गलत देखें क्यों है। देखो कांच का रंग जो है अगर गहरा नीला आपको बनाना है तो आप यूज़ करें उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या यूज़ करें? कोबाल्ट ऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट नहीं, कोबाल्ट ऑक्साइड यूज़ करें। कांच का रंग हरा बनाने के लिए आप सोडियम क्रोमेट का यूज़ कर सकते हैं। हरा बनाना है सोडियम क्रोमेट का इस्तेमाल करें। चलो 47 देखो, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर कहते हैं। पॉलीएथिलीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकोल रबर आदि संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 48 में अब आपको सही की पहचान करनी होगी, यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो रंगीन भारी तैलीय विस्फोटक होता है। ग्लिसरॉल शांत नाइट्रिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबेल का तेल भी कहा जाता है इसको। नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपयोग है डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको करेक्ट की पहचान करनी, कौन सा करेक्ट है। लौंग के तेल का जो मुख्य घटक है यूजेनल है और यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक भी है भाई। मेन कंपोनेंट जो है क्लोव ऑयल का वो यूगेनल है। इओसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है और ह्यूमन्स कार्बनिक मृदा क्लोराइड का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 आ जाते हैं भैया। 50 क्वेश्चन फाइनली आपके कवर हो गए। तो 50 में आप देखेंगे क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल शोधन के लिए करते हैं, ठीक है। लाल चींटियाँ, जुआ, मधुमक्खी, बिच्छू, ये सब बर्रों के डंकों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और खट्टे फलों जैसे संतरे, नींबू और अंगूर, इन सब में साइट्रिक एसिड होता है और सिरके में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, यानी जो विनेगर है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 3 सही है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड विनेगर में कहाँ होगा? विनेगर में आपकी कौन सा एसिड पाया जाएगा भाई? एसिटिक एसिड मिलेगा, है ना। कौन सा? एसिटिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। अब इसमें आपको मैच करना है, ये ईंधन गैसें हैं और ये प्रमुख घटक है। जैसे सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, वाटर गैस, किस में क्या होता है, ठीक है। जैसे सीएनजी है, सीएनजी में आपको पता है मेथेन एथेन हो गया। एलपीजी में आपको पता है मेजर सोर्स इसका जो है वो ब्यूटेन होता है। और कोल गैस की बात करें, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन हो गया। और वहीं वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। 52 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। पशु चारकोल का उपयोग अकार्बनिक पदार्थों के विरंजन में करते हैं, यानी एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन ब्लीचिंग इन ऑर्गेनिक मटेरियल। साबुन बनाने में मूंगफली, महुआ, अरंडी, नारियल, इन सब के तेल का यूज़ होता है। तेल या वसा का साबुनीकरण कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश घोल द्वारा होता है। साबुन में मिलाए जाने वाले कुछ पदार्थ जो साबुन का वजन और आयतन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों पहला गलत हो जाएगा? क्योंकि पशु चारकोल का जो उपयोग है ये हम लोग करते हैं कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में, अकार्बनिक पदार्थों के विरंजन में नहीं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण है ना। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सोल्यूशन ऑफ लेड इन मर्करी, है ना, ये सॉलिड लिक्विड में उदाहरण है किसका, ठीक है। रोम्बिक सल्फर निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? रोम्बिक सल्फर इज एन एलोट्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो जो रोम्बिक सल्फर है ये उदाहरण है किसका इनमें से? तो इनमें से तो कोई नहीं होगा रोम्बिक सल्फर का उदाहरण, क्योंकि रोम्बिक सल्फर का ही एलोट्रोप होगा, सिंपल सा है ना, तो नन ऑफ दीस हो जाएगा इसका आंसर। और दोस्तों देखिए यूपी पीसीएस की जो एकदम शुरुआत से आप अगर 2026 की करना चाहते हैं तो उसका भी हमारा पेड बैच चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 72 बीपीएससी की पूरी तैयारी मात्र 999 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रही है, वो आप कर सकते हैं। पूरा साइंस आपका 99 रुपये में कवर हो जाएगा। प्री प्लस मेंस का एक पूरा साइंस का कोर्स चल रहा है, पूरे नोट्स वीडियोज़, उसमें PYQ 1200, 5 टेस्ट भी मिलेंगे मात्र 99 में। तो स्पेशली मिनी बैचेस भी हमने चलाए हैं जिसमें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लो हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को, उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी मिलती है बहुत कम प्राइसेस में, और टेस्ट वगैरह भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट लाइव रैंकिंग के साथ चलते हैं। तो 55 देखो इसमें आपको सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, और सबसे हल्का धात्विक तत्व ऑस्मियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सबसे हल्का धात्विक तत्व जो है वो ऑस्मियम नहीं लिथियम है, लिथियम। इसके बाद मैचिंग करनी है आपको पोटेशियम, लेड, कॉपर, जिंक, और ये है आपका सीरूसाइट, मैलेकाइट, सिल्वाइन और फ्रैंकलिनाइट। कौन किसकी ओर है ये आपको बताना है। तो जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम की ओर हो गई आपकी सिल्वाइन, लेड की ओर की बात करें तो ये हो गई सीरूसाइट, कॉपर की हो गई मैलेकाइट, जिंक की हो गई फ्रैंकलिनाइट, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 57 है, इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको। मैग्नीशियम का उपयोग विमान निर्माण में करते हैं, शोल्डर जो मेटल है इसका उपयोग वायुयान प्रेशर कुकर बनाने में, गन मेटल का उपयोग बंदूक और मशीन के पुर्जे बनाने में, ड्यूरालुमिन का उपयोग विद्युत उद्योग में। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे एक दूसरा और एक चौथा गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में हम लोग शोल्डर मेटल का यूज़ करते हैं और ड्यूरालुमिन का यूज़ करते हैं एयरप्लेन वगैरह प्रेशर कुकर बनाने। तो 2 और 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव पीएच मान के आधार पर सबसे अधिक अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज द मोस्ट एसिडिक ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। तो पीएच मान के आधार पर सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा इसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लैक कॉफ़ी, गैस्ट्रिक जूस या विनेगर। तो पीएच मान के आधार पर सबसे अधिक एसिडिक का मतलब सबसे कम पीएच जिसका हो, तो इनमें से सबसे कम तो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का ही होगा, बहुत कम पीएच होगा 1.2 के आसपास। फिर कह रहा है इसमें से सही का पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कह रहा है कैप्रोलैक्टम या कैप्रोलैक्टम का जो बहुलक है नायलॉन 6, इसका उपयोग रेशे, प्लास्टिक, टायर कार्ड तथा रस्सी बनाने में होता है। लेक्सॉन या पॉलीकार्बोनेट का उपयोग गोली रोधक खिड़की तथा सेफ्टी हेलमेट बनाने में। केवलर का उपयोग गोली रोधक परिधान बनाने में, केवलर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ क्लॉथिंग। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 60 में आ जाते हैं, यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। पायरेक्स कांच का जो उपयोग है धूप के चश्मे बनाने में करते हैं। पोटैश कांच का उपयोग प्रयोगशाला उपकरण और अन्य उच्च ताप प्रतिरोधी उपकरण बनाने में। क्रुक्स कांच का उपयोग रासायनिक उपकरण, कार हेड, लैंप आदि के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दूसरा वाला सही दिखेगा, क्योंकि सन ग्लासेस वगैरह की बात करें ना, धूप के चश्मे, इसको बनाने में क्रुक्स ग्लास का यूज़ होता है, क्रुक्स ग्लास। और पायरेक्स ग्लास हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल इक्विपमेंट, कार हेड लैंप्स में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बी सही है, मतलब 2 सही है। 61 में देख लो ध्यान से, यहाँ आपको गलत की पहचान करनी है। यूरेनियम 235 इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसीज एंड इज स्टडिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फिर बात करता है अमेरिसियम या अमेरिकियम 241, इसका उपयोग तेल के कुओं का पता लगाने और धातु की चादरों की एक समान मोटाई की जांच करने के लिए होता है। कैलिफोर्निया 252 का उपयोग मिट्टी में नमी की मात्रा निर्धारित करने और सड़कों और इमारतों के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसीज, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं किसका? इसमें यूज़ करते हैं हम लोग फॉस्फोरस 32 का, है ना, फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करा जाता है। चलो अगला है, इसमें आपको सही की पहचान करनी, ध्यान से देख लो। ये कॉमर्शियल नेम है और ये केमिकल नेम है, कौन सा इसमें आपका मैच कर रहा है? हाइड्रोलिथ, फेरॉन, पायरीन और लिथार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलिन कैल्शियम हाइड्रेट और डाइफ्लोरोकार्बन ये भी सही है, फ्रेऑन। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। लिथार्ज जो होता है ये लेड पैरोक्साइड नहीं, ये होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड होता है लिथार्ज, ठीक है। तो 1 2 3 सही है।
63 में आपको गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहा है क्वार्क एकजुट होकर सम्मिश्र कण हेंड्रॉक्स बनाते हैं। फेरॉन्स ध्वनि के लघुत्तम कण होते हैं और जो न्यूट्रियॉन्स होते हैं एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और पॉजिट्रॉन द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होते हैं। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो कौन से गलत है, तो 3 और 4 यहाँ पे गलत आपको दिखेंगे। क्यों 3 4 गलत हैं, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन ही यहाँ पॉजिट्रॉन होना चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रियोनो जो होता है क्या न्यूट्रियोनो ये द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 64 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। रेडियो एक्टिविटी का गुण जो है भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। परमाणु क्रमांक 85 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। वर्तमान में कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई है जिनमें रेडॉन, प्रोटोएक्टीनियम, एक्टीनियम, फ्रांसियम और एस्टेटिन प्रमुख हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 65 देख लो, इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। यहाँ पे कौन सा सही है आपका, तो सबसे पहले जैसे बात करा क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गैसेज और एक्सप्लोजर्स है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के खोजकर्ता यानी एक्सप्लोरर्स कौन है, तो हम्फ्री डेवी, ये गलत है। हम्फ्री डेवी ने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की खोज करी है, ये सिर्फ सही हो जाएगा। क्लोरीन की खोज करने वाले कौन है, कार्ल विलियम सीले है ना, सीले, कार्ल विलियम सीले। तो यहाँ सिर्फ 2 3 4 सही होगा, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। 66 में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर SV देसाई, इन्होंने 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से निकालते हैं, और गैसोल ईंधन जो है 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण है जो गैस ऑयल फ्यूल है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 67 में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं सल्फिनिलामाइड, क्या सल्फिनिलामाइड से प्राप्त दवाओं के समूह को सल्फाटक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स के रासायनिक पदार्थ है जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या उत्पादित होते हैं, और वे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद को दूर करने के लिए करा जाता है प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर कहलाते हैं। कौन से ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, जो यूज़ करे जाते हैं मेंटल स्ट्रेस और रिलीव डिप्रेशंस, जैसे टोबैको, अल्कोहल लोग ये सब कंज्यूम करते हैं ना, ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं, ये स्ट्रेस को कहते हैं कम करता है। तो यहाँ पे आपका जो है कोई गलत नहीं, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 68 देख लेते हैं, यहाँ पे भी इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोफिल भोजन को संग्रहित करने में सहायक होता है। लाइजोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लाइजोसोम। तो यहाँ पे जो है गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे गलत होगा आपका पहला और चौथा सिर्फ। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे लाइजोसोम जो होता है उसको बोलते हैं, लाइजोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है, और राइबोसोम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। ठीक है, तो ये गलत है। क्वेश्चन 69 में भी इनकरेक्ट की पहचान करनी, कौन सा इनकरेक्ट होगा। पेट से स्रावित लाइपेज नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, और एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रेनल नामक हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, यानी हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पेट से जो स्रावित होता है वो लाइपेज नामक एंजाइम वो वसा का पाचन करता है, प्रोटीन का नहीं है ना, फैट का जो है पाचन करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं, इनमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्वचा संबंधित रोग हो जाता है, यानी स्किन डिसीज हो जाती है इनमें से। विटामिन B5, 6, 7, 9, तो इनमें से आप देखेंगे विटामिन B5, B6, B7 इससे स्किन संबंधित रोग होता है, विटामिन B9 से नहीं। ठीक है, और इनके नाम भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे B5 का नाम क्या है, पेंटोथॉनिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना, पेंटोथॉनिक एसिड। B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन बोला जाता है। फॉलिक एसिड है B9, इसमें खून की कमी हो जाती है, यानी 1 2 3 सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है हार्पेस रोग जो है त्वचा से संबंधित है, यानी स्किन रिलेटेड है हार्पेस डिसीज। कनपेड़ा रोग यानी जो मम्स है कनपेड़ा, इसमें व्यक्ति की लार ग्रंथियाँ प्रभावित हो जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। पोलियो की जो बीमारी है ये पर्सन के लेग्स को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, 90% लोग गलत जवाब देंगे इसका। देखिए यही गलत है, पोलियो की बीमारी जो है पैरों को इफेक्ट
करती है, ये व्यक्ति के पैर देखा होगा ना, पोलियो मार गया। पोलियो करती है हमारे कहाँ, नर्वस सिस्टम को ख़राब करेगी, मांसपेशियों को ख़राब करेगी, ठीक है, ये होगा। तो ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला देख लेते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। बोरॉन की कमी से धान में खैरा रोग होता है, जिंक की कमी से फूल गोभी में भूरापन रोग होता है, तांबे की कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है और मॉलीबेडनम की कमी से पत्ता गोभी में विप्टेल रोग होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि धान में खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, और मूंगफली में जो भूरापन रोग होता है वो बोरॉन की कमी से होता है, बोरॉन की कमी से। तो यानी पहला ही दूसरा यहाँ गलत हो जाएगा। 73 में देख लो, ध्यान से पढ़ना इसको। कह रहा है ओफियोग्लोसम डिजिटेटा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है, और माइक्लोप्लाज्म जो है या माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका वाला पौधा है, और एडेंसोनिया सबसे अधिक संख्या में एक क्रोमोसोम होता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा आपका, क्योंकि एडेंसोनिया डिजिटेटा जो है ना इज़ द प्लांट विद द लॉन्गेस्ट रूट, इसकी सबसे लंबी जड़ होती हैं। और ओफियोग्लोसोम ये सबसे अधिक संख्या में क्रोमोसोम वाला जो है पौधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में भी आपको सही की पहचान करनी है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। मुझे पता है आपको ये नहीं आते होंगे तो लर्न कर लीजिए, अगर नहीं आते कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने दिया है ना, 1 जीन 1 एंजाइम 1 केमिकल रिएक्शन। और मानव का जो प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण है, इसका ऑपरेशन का श्रेय क्रिस्टियन बर्नार्ड को जाता है, बहुत बार पूछा गया है सवाल। ह्यूगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी ह्यूगो डी वरीज प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ म्यूचुएशन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ आप देखेंगे तीनों सही, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है, यानी करेक्ट बताना है। जीवाणु विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जैविकी के जनक, वनस्पति शास्त्र के जनक, आनुवंशिकी के जनक, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट इसके सही है ना, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना, चारों ही सही। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है, यहाँ पे भी कौन सा सही है। कह रहा है ट्रीटमेंट जो होता है ऑफ पेशेंट का बाय ब्रेकिंग द स्टोन्स लोकेटेड इन किडनी, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड अंडर लिथोट्रिप्सी, यानी गुर्दे, पित्ताशय और मूत्राशय की जो थैली में स्थित है पथरी, उसको तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का जो अध्ययन है उसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। तो ये शब्द याद रखना, लिथोट्रिप्सी। मनुष्य में बुढ़ापा लाने के जो कारक हैं उनका अध्ययन जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत होता है, और मोलस्का के खेलों का जो अध्ययन है वो कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कॉन्कोलॉजी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में गलत की पहचान करनी है। सिंकोना पौधे की जो छाल है उससे कुनैन नामक एल्कलाइड तैयार किया जाता है। अफीम पौधे के कच्चे फल के दूध को सुखाकर बनाया जाता है, यानी कह रहा है अफीम पौधे के जो कच्चे फल हैं उसके दूध को सुखाकर बनाया जाने वाला पदार्थ है। और केसर पौधे के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाने वाला मसाला है, सैफरॉन, जो स्टिग्मा से मिलता है, एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पे आप देखें कोई गलत नहीं है, तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 में आपको सही की पहचान करनी है, ये बताना है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीस है, जो मानव कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो डेंटल इनेमल है, जिसमें प्रमुख रूप से कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन 79 में भी आपको करेक्ट की पहचान करनी है, सही कौन सा है। मैमथ प्रजाति कह रहा वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, इसे हाथी का पूर्वज माना जाता है। क्रोमैगन मानव को आधुनिक मानव का नवीनतम पूर्वज कहा जाता है। अमीबा एक बहुकोशिकीय प्रोटोजोआ यानी मल्टी सेलुलर प्रोटोजोआ अमीबा। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे पहला, दूसरा सही है। अमीबा आपको पता होगा यूनिसेल्युलर है, कैसा है, यूनिसेल्युलर है अमीबा, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बस बाकी सही है। चलो अगला देखते हैं, इसमें भी सही बताना है 80 में कौन सा सही है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि जो फज रेशे हैं उनको कम महत्वपूर्ण होते हैं ये। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 81 देख लेते हैं, इसमें भी आपको करेक्ट की पहचान करनी, सही कौन सा है। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से
निकाली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ऑल द ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। सामान्य वजन वाले एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 लीटर होती है। सांपों की विष ग्रंथियाँ कशेरुक प्रणालियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। वेनम ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर सिमिलर टू द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 82 आ जाता है, इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहे विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी पानी में। लहसुन की विशिष्ट गंध सल्फर यौगिकों के कारण होती है। समुद्री घास आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल ठीक है। चलो 83 देख लेते हैं, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। कशेरुक रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। करौंदा एक अनावृत बीजी पौधा है, यानी क्रैनबेरी इज जिम्नोस्पर्म प्लांट। कठोर गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ गलत की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि करौंदे की बात करें अगर तो ये आवृत बीजी पौधा, अनावृत नहीं, इसलिए गलत है। 84 में आपको सही की पहचान करनी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है। पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, जो बीटा कैरोटीन से बने होते हैं। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। इन आई डोनेशन कॉर्निया ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही में पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत तो आते हैं, ठीक है, पर ये जो होते हैं ना अल्फा कैरोटीन से बनते हैं, बीटा से नहीं। अगला देखते हैं 85 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 स्थायी दांत मोनोफाइडोंट होते हैं। और हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक। हृदय की वो कोशिकाएं जो विद्युत तरंगें उत्पन्न करती हैं, पेसमेकर कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक मिलेंगे आपको। 86 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको करेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी है, इसका सामान्य नाम है। डॉली नामक भेड़ का क्लोन दुनिया में किसी भी स्तनधारी प्राणी का पहला क्लोन था। पौधों के वानस्पतिक भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों द्वारा प्रजनन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। क्वेश्चन 87 में भी आपको करेक्ट की पहचान करनी है, सही कौन सा होगा यहाँ पे। कह रहा है स्टेम सेल में शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। अधिकतर स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त की जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं कॉर्निया प्रत्यारोपण, हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के अलावा कई अन्य बीमारियों के इलाज में भी सहायक होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो इसको आप मिलाओ, देखो विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, ये तो बता सकते हो आप, ये तो आता होगा आपको, मिलान करना आपको। जैसे विटामिन कैरोटीन विटामिन है, और एंजाइम की बात करें पेप्सिन एक एंजाइम है, और हार्मोन में हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन हो गया क्रेटीन, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को कौन प्रदर्शित करेगा? जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, मैग्नीशियम में। तो जिंक है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 89 में बी हो जाएगा। क्वेश्चन 90 में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सही बताना है। सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी फसल है, यानी लेग्यूम और ऑयल सीड क्रॉप है। सोयाबीन से बना दूध गाय के दूध के बराबर होता है। सोयाबीन के दाने में 35% प्रोटीन, 20 से 23% वसा और 35% कार्ब्स होता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो सोया मिल्क की बात करें अगर, तो सोया मिल्क में क्या होगा, 40% प्रोटीन होता है सोयाबीन के दाने में, 40% जो है आपके प्रोटीन होता है, 20 से 23% जो है वो फैट मिलेगा आपको, और 30% कार्ब मिलता है ना। 40% प्रोटीन मिल जाता है सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। रक्त समूह ओ का सार्वभौमिक दाता है। रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन होता है। रक्त समूह ए भी सर्वग्राही है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और कई एंटीबॉडी नहीं होता है। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर तो है, पर इसमें एंटीजन जो है ये नहीं होता है ना, एंटीजन नहीं होता है। 92 में भी इनकरेक्ट की पहचान करनी, कौन सा इनकरेक्ट है। कछुआ एक एनिलिड प्राणी है, इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है।
न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमास ग्रंथि में होता है। तो यहाँ गलत होगा कौन सा? यहाँ गलत होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यानी केचुआ जो है ये क्या है? एनिलिड प्राणी है। इसमें आप देखेंगे बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, बंद। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का जो केंद्र बिंदु है वो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। यानी यही कंट्रोल करता है भूख, प्यास, गुस्सा सबको, हाइपोथैलेमस। और ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि सेरिब्लम के द्वारा नियंत्रित होता है। और मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा है? बहुत ही आसान था, 1 और 3 सही है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, वाटर मेटाबॉलिज्म, स्वेटिंग, एंगर ये सेरिब्लम नहीं कंट्रोल करेगा। इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। चलिए 94 इसमें आपको गलत बताना है। कह रहा है मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद और जागने को नियंत्रित करता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन पाचन एंजाइम है जो क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि और पेट द्वारा स्रावित होता है। आमाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे भारी आंतरिक अंग है। कौन? स्टमक। तो यही यहाँ पे गलत है, स्टमक नहीं, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो 3 गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछ रहे ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95, इसमें भी आपको देखिए गलत बताना है। कह रहा है बेसिल प्लांट यानी तुलसी की बात कर रहा है। एक औषधीय पौधा है ये, क्योंकि तुलसी के पौधे में उपस्थित होते हैं क्या? बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं। और तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनॉइड, सेपोनाइन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल ये सब उपस्थित होते हैं जो इसके औषधि गुणों में और वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 96 में आपको पहचाना है सही कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। हल्दी जो है वो पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होती है। यीस्ट और मशरूम शैवाल वर्ग के जीवों में आते हैं। लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बना होता है। और कोल्ड स्टोरेज में फलों और सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। तो बहुत आसान था, यहाँ पे 1, 3, 4 सही होगा सिर्फ। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये एल्गी क्लास में नहीं आएंगे, फंगस क्लास में आएंगे, शैवाल वर्ग नहीं, कवक वर्ग में आ जाते हैं। ईस्ट और मशरूम कवक वर्ग में। चलो 97 देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए करा जाता है। कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं? टू डिटेक्ट ब्लैक क्लॉट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं? सोडियम 24। कौन सा? सोडियम 24। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारियों से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन जो देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को किन रोगों से बचाने के लिए देते हैं? डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है और टेटनस है, इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये भी क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। यानी 1, 2, 3 ही सही है। अब ये मैच करना है आपको, ये फैमिली है और प्लांट्स हैं, है ना। जैसे म्यूजेसी और आपका ब्रेसिकसी, सोलेनेसी और पेपरवेसी, और ये पौधे हैं। कौन सा सही मैच कर रहा है ये मिलाओ आप इसमें। जैसे म्यूजेसी की बात करें तो ये केला हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। ब्रेसिकसी की बात करें पत्ता गोभी हो गया। सोलिनेसी में आलू हो गया। पेपरवेसी में खस हो गया। यानी ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं दोस्तों। भले आप 20-20 करके 5 बार में देखिएगा, इस क्वेश्चन को 100 पूरे अच्छे से लगा डालिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस का एक टेस्ट देने वाला हूँ आपको, जिसमें पूरा लेटेस्ट डाटा जो ज़रूरी है पूरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का उसमें कवर किया गया होगा। वो आप टेस्ट ले भी सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, है ना। चलो, और मिसलेनियस की भी अलग से PDF चाहिए, वो भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे इस नंबर पर, पूरी अपडेटेड मिल जाएगी, पूरे नोट्स। कौन सा सही है ये आपको बताना है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नीम में एजाइड्रेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है जिसमें कीटनाशक और कवकनाशक गुण होते हैं। इंसुलिन की अधिकता से डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही है, यहाँ पे कोई आपको गलत नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। नमस्कार।